दोस्तों, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम कक्षा 6वीं के घटक क्रमांक 1 नेचुरल रिसोर्सेस एयर, वाटर एंड लैंड प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। भाग 1 के अंतर्गत हमने हवा के बारे में जानकारी प्राप्त की। भाग 2 के अंतर्गत पानी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब भाग 3 में हमारा प्राकृतिक संसाधन, तीसरा प्राकृतिक संसाधन जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जमीन यह विभिन्न तरह की पत्थर, मिट्टी तथा बड़ी चट्टानों के रूप में दिखाई देती है। यह कभी एक जगह पर समतल नहीं होती। यदि जमीन की ओर ध्यान से देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तो हम घर बैठकर उसकी एक प्रतिकृति हम बना सकते हैं। क्या करना है हमें कि एक प्लास्टिक की बोतल लेना है। पारदर्शी बोतल में हमें वह अच्छी तरह से दिखाई देगी। प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल लो, उसकी मुट्ठी भर मिट्टी, पत्थर के बड़े टुकड़े, बालू, खरपतवार और पानी लो। बोतल का ऊपरी शंक्वाकार भाग काटकर अलग करो और निचले भाग में ऊपर दी गई सामग्री डाल दो। इसके बाद यह मिश्रण अच्छी तरह से हिलाओ और दूसरे दिन परीक्षण करो और इन प्रश्नों के उत्तर दो। क्या है कि बोतल का मिश्रण कैसा दिखाई देता है? क्या इसमें परतें पाई जाती है? ऊपर से नीचे तक इन परतों में क्या दिखाई देता है? पृथ्वी की जमीन इसी प्रकार की दिखती है। सबसे निचले भाग में बड़े पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, फिर बालू, फिर मिट्टी, फिर खरपतवार और पानी। पानी हमारे बालू के भाग में भी दिखाई देगा। पृथ्वी की जमीन इसी तरह से हमारी दिखाई देती है। यदि हमारे आसपास में पाइपलाइन डालने का काम चालू हो तो हम इसका अच्छी से निरीक्षण कर सकते हैं। जमीन की परतों के बारे में यदि हम देखेंगे तो हमें सबसे नीचे भाग पर मूल चट्टान, परिपक्व मिट्टी वाली जमीन से सबसे ऊपर की परतें वनस्पतियों तथा प्राणियों के अवशेष के सड़ने से निर्मित होती है। इसे ही ह्यूमस मृदा कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग को ह्यूमस मृदा कहते हैं, जो मृत वनस्पतियों तथा प्राणियों का सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन होने के अर्थात सड़ने से मिट्टी पर पदार्थों की परत निर्माण होती है, जिसे हम ह्यूमस करते हैं और इस मृदा को ह्यूमस मृदा करते हैं। यह मृदा जमीन के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति का काम करती है। उसके पश्चात उसके नीचे की जमीन बालू, मिट्टी, कंकड़ तथा कृमि कीटकों से युक्त होती है। इस परत को हम मृदा कहते हैं। इसके नीचे की जमीन में मिट्टी तथा मूल चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। यह अपरिपक्व मृदा होती है। अब अगर हम जमीन की परतों की तुलना करेंगे तो सबसे ऊपरी परत ह्यूमस मृदा, उसके बाद मृदा, उसके नीचे अपरिपक्व मृदा, फिर मिट्टी की परत तथा छोटी चट्टानें और मूल चट्टानें। इस प्रकार से जमीन की परतें होती है। मृदा तैयार कैसे होती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि मृदा तैयार कैसे होती है। जमीन की मृदा प्राकृतिक प्रक्रिया से निर्मित होती है। मूल चट्टान के अपरदन से मूल चट्टान के लिए अजैविक घटकों की आपूर्ति होती है। उमस, पवन तथा वर्षा से निर्मित होने वाली ऊष्मा, ठंड तथा पानी के कारण मूल चट्टानों के टुकड़े होकर कंकड़, बालू तथा मिट्टी तैयार होती है। इन घटकों में सूक्ष्मजीव, कृमि तथा कीट पाए जाते हैं। जमीन में स्थित वृक्षों की जड़ें भी चट्टानों के अपरदन में सहायता करती है। मृदा निर्माण की यह प्रक्रिया मंद गति से चलती रहती है। परिपक्व मृदा की 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत तैयार होने के लिए लगभग 1000 वर्ष लगते हैं। इसलिए हमें मृदा का भी संरक्षण करने आवश्यक है। बाढ़, तूफानी हवा और मनुष्य के खनन कार्यों जैसी कृमियों के कारण मृदा अल्प समय में नष्ट होने लगती है। इसलिए मृदा का संरक्षण करना और भूमि का क्षरण रोकना आवश्यक है।
एक बार पर हमें उथल पुथल के कारण जमीन के जंगल भूगर्भ धंस गए। इसके कारण भूगर्भ में सजीवों के मृत अवशेषों से जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया हुई थी। खनिज तेल नामक इस जीवाश्म ईंधन से उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, पैराफिन आदि प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। अब हमारे सामने यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। यह विभाग क्या करता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु का अध्ययन करने के लिए 1875 में स्थापित किया गया। यह संस्थान जलवायु का निरीक्षण करके जलवायु के विषय में अनुमानित भविष्यवाणी करने का मुख्य काम करता है। अभी तक हमने जमीन, पानी तथा ऑक्सीजन, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं और प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने यह भी जानकारी प्राप्त की कि हवा के अंतर्गत ऑक्सीजन सिर्फ 21% प्राप्त होता है, पीने का उपलब्ध पानी 0.3% प्राप्त है और जमीन 29% प्राप्त है। इसलिए इन सभी संसाधनों का उपयोग करना इतना ही आवश्यक है जितना उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक तथा मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए और यह सभी जानकारी हमको भारतीय जलवायु विज्ञान संस्थान द्वारा प्राप्त होती है। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी शोध, वर्षा का अनुमान करना, वैश्विक तापमान में वृद्धि संबंधी प्रेक्षण आदि कार्य इस संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। छात्रों, अभी तक हमने घटक क्रमांक 1 के तीनों घटक हमने पूरे किए हैं। इसके अंतर्गत हमें विज्ञान के अंतर्गत उपक्रम करने आवश्यक होते हैं। इस भाग में, इस घटक के अंतर्गत हम 2 प्रकार के उपक्रम कर सकते हैं कि भारतीय जलवायु विज्ञान संस्थान के कार्यों के विषय में विस्तार से लिखो, उसकी जानकारी प्राप्त करो तथा पानी की कमी दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, यह भी हमें सोचना